हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ ही साथ स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है नोट्स ऑफ योर वेरियस सब्जेक्ट्स जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, आपकी स्टडीज़ में। ये जो हमारे नोट्स है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट से एनरिच्ड है। और अगर आप लोग इन नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगी एंड आगे की प्रोसेस जो है वो आपको वहीं से समझ में आ जाएगी। इसी अच्छी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं अपने क्लास 12th इकोनॉमिक्स में जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके एमसीक्यूज को हम लोग करेंगे सॉल्व। एज वी नो कि हमारा जो 2022-23 का एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो क्वेश्चंस होंगे उसका जो पैटर्न होगा दैट वुड बी एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स। सो अकॉर्डिंगली हम लोग वन बाय वन हर एक चैप्टर में ये जो पैटर्न है इसे फॉलो करते हुए वेरियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। एंड इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो है एमसीक्यूज देख रहे हैं ऑफ आवर चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आगे आने वाले वीडियोज में आप लोग देखोगे इसका एक शॉर्ट आंसर का वीडियो आएगा, एक लॉन्ग आंसर का वीडियो आएगा। तो इस वे में हम एक एक चैप्टर को पर्टिकुलरली हर एक पैटर्न से कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इफेक्टिव मैनर में हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। बिकॉज जब आप इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको जो है हैबिट हो जाएगी कि आपको कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। सेकेंड चीज कि आपका माइंड जो है वो स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्ड करेगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसमें हमें ऐसा माइंड लगाना है, इससे हमारे ये आंसर आ सकता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से करनी है और बस वही प्रैक्टिस मैं आप लोगों की यहाँ पर करवा रही हूँ, ठीक है। हम जब बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमने हर एक पैटर्न का सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन पेपर जो है वो और कहीं से कहाँ से बनेगा। इतना ही हमारा सिलेबस तो लिमिटेड है ना, सिलेबस में से ही क्वेश्चन पूछेंगे। सो दैट मीन्स व्हाट कि इन्हीं जो वेरियस आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस भी फंसने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो है ओवरऑल पूरा पेपर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में स्टार्ट करें अपने जो एमसीक्यूज है उन्हें। आगे वाले चैप्टर्स में आप शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर भी देख लोगे तो इस वजह से आपका चैप्टर जो है वो प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आप लोगों को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। रीजन बीइंग कि अगर मैं डिटेल में गई तो क्वेश्चन तो पूरे चैप्टर के हर एक पर्टिकुलर टॉपिक से उठाए गए हैं। तो दैट मीन्स कि अगर मैं डिटेल में गई तो यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर फिर से जो है मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड ये चीज़ आप लोगों को पता है कि अगर मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी बन जाएगा और हमें लेंदी नहीं बनाना है। अभी तक हम लोगों ने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ ली है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सॉल्व भी कर ली है। तो अकॉर्डिंगली आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग जो हो अपना जो प्रॉपर समझने वाली चीज़ है वो कंप्लीट कर चुके हो। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स को देख रहे हो, ठीक है। इफ इन केस अगर फिर भी आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में या किसी टॉपिक में डाउट आता है तो वीडियोस ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल है चैनल पर, आप लोग जाकर देख सकते हो। अगर आप लोगों को यूट्यूब से फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है कि मैम प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, वीडियो नहीं मिल रहा है, टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपके पास में एक और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, दैट इज जो हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है, वहां से भी आप जो है इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपरली वहां पर आपको क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट के अंदर एक एक चीज जो है वो टॉपिक वाइज अरेंज्ड मिल जाएगी। तो उससे आप लोगों को कोई भी चीज को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आई गेस इतनी चीजें काफी है। अब सही में एक्चुअली में मतलब जो है हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज आप बोलोगे मैम क्वेश्चन तो स्टार्ट कर नहीं रहे हो आप, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। एग्रीगेट डिमांड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? इंक्रीजिंग बैंक रेट, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो एंड नन ऑफ द अबव, ठीक है। अगर एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना है तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा। इनमें से मनी सप्लाई किस में इंक्रीज हो रही है? किसी में भी नहीं। ये तीनों ही जो चीजें हैं, ये जो तीनों ही मेजर्स हैं वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं मनी सप्लाई के कंट्रैक्शन के साइड, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? नन ऑफ दी अबव, ठीक है। अगर बैंक रेट डिक्रीज होता, कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीज होता और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज की जाती तो हम बोलते कि हाँ मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। लेकिन इन तीनों ही फैक्टर्स से जो मनी सप्लाई है वो क्या हो रहा है? वो डिक्रीज होगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी, इसलिए नन ऑफ दी अबव इज द करेक्ट ऑप्शन।
देन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एक्सेस डिमांड एट करस्पॉन्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, किससे रिलेटेड, आपकी जो एक्सेस डिमांड है उससे रिलेटेड, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हम लोग एक्सेस डिमांड की बात कर रहे हैं तो। ऑप्शंस आर सिचुएशन व्हेन एएस इज मोर देन एडी, बी इज सिचुएशन व्हेन एएस इज लेस देन एडी, सी है आपका सिचुएशन व्हेन एएस इज इक्वल्स टू एएस और यू शुड से एडी, और डी है आपका एडी इज लेस देन और इक्वल टू एएस। एक्सेस डिमांड की बात कर रहे हैं, मतलब कि एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी। तो ऐसा वाला फैक्टर कहां देखने को मिल रहा है, बी वाले ऑप्शन में, दैट इज सिचुएशन व्हेन एएस इज लेस देन एडी और यू कैन से एडी इज मोर देन एएस। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट पर, व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस, इन्वेंट्रीज, अगर एडी जो है वो ज्यादा होगा एएस से तो उसकी वजह से इन्वेंट्रीज पर क्या इफेक्ट होगा, फॉल राइज डू नॉट चेंज फॉल देन राइज। अगर ये वाला कंडीशन है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, तो जो इन्वेंट्रीज है दैट मींस जो आपके पास में स्टॉक रखा हुआ है वो डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि जो स्टॉक है वही तो सबसे पहले क्या होगा, सेल आउट किया जाएगा, तो इन्वेंट्रीज विल फॉल। ठीक है, तो व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस इन्वेंट्रीज फॉल, आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, एन इंक्रीज इन कंजम्पशन एट एनी गिवन लेवल ऑफ इनकम इज लाइकली टू लीड टू, अगर जो है इनकम जो कंजम्पशन है वो अगर इंक्रीज होता है किसी भी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पर, तो उसकी वजह से क्या चीज हो सकती है, हायर एग्रीगेट डिमांड, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन टैक्सेशन रेवेन्यू, डिक्रीज इन इंपोर्ट स्पेंडिंग। ठीक है, कंजम्पशन बढ़ रहा है तो दैट मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो ज्यादा होगी, तो हायर एग्रीगेट डिमांड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस बाय, एग्रीगेट डिमांड किससे इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग बैंक रेट से, डिक्रीजिंग बैंक रेट से, इंक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो से, या फिर नन ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपली आप इसको आंसर कर सकते हो, दैट इज डिक्रीजिंग बैंक रेट। अगर बैंक रेट कम होगा तो कमर्शियल बैंक का जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो कम होगा, अकॉर्डिंगली जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम रहेगा, तो इससे जो है लोग ज्यादा क्या कर सकते हैं, ज्यादा जो है बोरोइंग्स कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ेगा, और मनी सप्लाई बढ़ेगा तो आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, सो एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग बैंक रेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, if C, that is consumption is equals to 4500 crores, investment is equals to 2300 crores, find the AD in two sector economy। ठीक है, अगर आपका कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो आपको AD जो है फाइंड आउट करना है। AD क्या होता है, C प्लस I होता है, तो 4500 करोड़ प्लस 2300 करोड़ कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कंजम्पशन निकल जाएगा, तो ये C प्लस I हो जाएगा, दैट वुड बी हाउ मच, 45 प्लस 23 विल गिव यू 6800 करोड़। ऑप्शंस देख लो, आपका ऑप्शन बी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट पर, इफ इनकम राइजेस फ्रॉम 50,000 टू 60,000, consumption increases from 40,000 to 48,000, in this situation what will be the value of marginal propensity to consume। ठीक है, क्या हो रहा है, इनकम राइज हुई इससे इतनी और जो आपका कंजम्पशन है वो यहाँ से यहाँ गया। अब ऐसी सिचुएशन में जो एमपीसी है उसकी वैल्यू आपको बतानी है। एमपीसी को आप फाइंड आउट कैसे करते हो, एमपीसी इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम करके, कंजम्पशन में चेंज कितना है 8,000 का। ठीक है, 48,000 माइनस 40,000 करेंगे तो ये आ गया आपका 8,000, और 50,000 और 60,000 का डिफरेंस विल गिव यू 10,000। कितना आ जाएगा आपका आंसर एमपीसी का 0.8। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन ए, दैट इज 0.80। ऑलराइट, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी ग्रेटर देन 2, लेस देन 2, इक्वल टू 2, इक्वल टू 5। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आपको कि अगर मान लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किससे ज्यादा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से ज्यादा है, तो ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। अब अगर देखो मैं 0.5 रखूं स्टूडेंट्स दोनों को, तो ये इस केस में दोनों इक्वल है। अगर मैं मान लो एमपीसी को 0.5 से कम रखूंगी तो दैट मीन्स उस केस में एमपीएस ज्यादा होगा, तो हमें वो वाला जो है फैक्टर भी नहीं चाहिए। तो इस केस में मुझे एमपीसी को 0.5 से ज्यादा रखना होगा, जस्ट अबव वाला नंबर ले लें 0.6 ले लेते हैं, तो ऐसे केस में एमपीएस कितना हो गया 0.4 हो गया। अब इसमें आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड आउट करके देख लो, सिंपल सी चीज है, k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी होता है, दैट इज ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 0.4। ठीक है, अगर डेसिमल में हमें नहीं आता है डिवाइड करते तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, डेसिमल हटा देंगे, ये 4 हो जाएगा, ऊपर 10 आ गया।
10 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, कितना आएगा 2.5, दैट मीन्स हाउ मच, 2 से ग्रेटर आया, राइट। 4 इंटू 2 कितना होगा 8 होगा, फिर आपका 2 रिमाइंडर बचेगा, तो आया किससे ग्रेटर, 2 से ग्रेटर आया। अब इसकी जगह पर अगर आप 7 ले लो, अगर आप यहाँ पर 7 ले लो, ये 3 हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3, दैट विल गिव यू 3.33333, राइट। ये चीज होगी, ये भी 2 से ग्रेटर है, दैट मीन्स कि अगर आपका एमपीसी ज्यादा होता है एमपीएस से, तो जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 होती है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, और ऑप्शन ए, दैट इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पर, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन कैसा होता है, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और नेगेटिव, दैट वुड बी पॉजिटिव, ठीक है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये चीज हम लोगों ने हमेशा पढ़ी है कि कंजम्पशन कर्व जो है वो हमेशा आपके पॉजिटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, ये इंडिकेट करते हुए कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो देयर इज सम काइंड ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। देन नेक्स्ट है आपका व्हेन कंजम्पशन फंक्शन शूट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, इट इंडिकेट्स दैट, जब कंजम्पशन फंक्शन वाई एक्सिस से शूट कर रहा है, मतलब कि स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, कंजम्पशन इज जीरो व्हेन इनकम इज जीरो, सेविंग इज नेगेटिव व्हेन इनकम इज पॉजिटिव, कंजम्पशन इज पॉजिटिव व्हेन इनकम इज जीरो एंड सेविंग इज पॉजिटिव व्हेन इनकम इज जीरो। क्या आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, आपका ऑप्शन सी, दैट इज कंजम्पशन पॉजिटिव है कब, जब इनकम जीरो है तब, ठीक है। बाकी की चीजें जो है वो सही, हम बोल सकते हैं कि एक वे से कहीं कहीं पर है, ए वाला ऑप्शन तो सही नहीं है, लेकिन सेविंग नेगेटिव है जब इनकम पॉजिटिव है, ऐसा होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर जो हमारे पास में सिचुएशन गिवन है उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। जो आपका सेविंग है वो पॉजिटिव है व्हेन इनकम इज जीरो, तो ये चीज तो होती नहीं है, अगर इनकम जीरो है तो आपकी सेविंग नेगेटिव ही होगी। आपका इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, कंजम्पशन इज पॉजिटिव व्हेन इनकम इज जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट ऑकर्स व्हेन y is equals to s, s is equals to 0, c is more than y and b, both b and c, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, कंजम्पशन और इनकम इक्वल होते हैं, और जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल है, मतलब कि जितनी इनकम है उतना पूरा का पूरा अगर कंज्यूम किया जा रहा है, तो सेविंग क्या होगी, सेविंग होगी जीरो। तो अकॉर्डिंगली यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज सेविंग इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, द वैल्यू ऑफ एमपीसी व्हेन एमपीएस इज जीरो इज, सॉरी, द वैल्यू ऑफ एमपीसी व्हेन एमपीएस इज जीरो इज, ठीक है। वैल्यू क्या होगी एमपीसी की अगर एमपीएस जीरो होता है, तो वी नो कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू क्या होता है, इज इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। सो अकॉर्डिंगली अगर ये जीरो है तो आपकी एमपीसी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एमपीसी जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। इसमें तो कोई जो है बहुत ही ज्यादा हम ये नहीं बोलेंगे कि हार्ड न्यूमेरिकली की समझ में ही ना आए, ठीक है। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 1, ऑलराइट। फिर आ जाओ नेक्स्ट पर, देयर इज अ डैश रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीएस के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स। अगर एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में बात करें तो उसमें डायरेक्ट होता है, लेकिन एमपीएस और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो ऑप्शन बी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, द एसेंशियल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्रोपेंसिटी टू सेव इन एन इकोनॉमी इज, एक जो एसेंशियल फैक्टर है जो कि किसे इन्फ्लुएंस करता है, जो प्रोपेंसिटी टू सेव है इकोनॉमी में उसे इन्फ्लुएंस करता है, द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, द लेवल ऑफ कंजम्पशन, द लेवल ऑफ इनकम एंड द लेवल ऑफ सेविंग, ठीक है। आपको क्या बताना है, प्रोपेंसिटी टू सेव जो है उसे क्या, आपका कौन सा पर्टिकुलर फैक्टर है जो कि प्रोपेंसिटी टू सेव को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, कि आपकी टेंडेंसी ऑफ सेविंग। तो टेंडेंसी ऑफ सेविंग किस पर डिपेंड होगी, ऑब्वियस सी बात है इनकम पर, इन्वेस्टमेंट पर वो डिपेंड नहीं होगी, ना ही वो कंजम्पशन पर डिपेंड होगी, वो किस पर डिपेंड होगी, इनकम पर। अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी स्टूडेंट्स तो यू विल सेव, ठीक है। अगर आपकी इनकम कम है जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो कंजम्पशन नीड जब वही अगर फुलफिल कर पा रहे हो, तो इन दैट केस आपकी सेविंग्स कैसी होगी, आपकी सेविंग्स कम होगी, ठीक है। तो इनकम पर डिपेंड करता है कि आप कितना सेव करने वाले हो, ऑलराइट। तो जो आपकी प्रोपेंसिटी टू सेव हो किस पर बेस्ड रहेगा, दैट विल बी बेस्ड, एसेंशियल फैक्टर अगर हम लोग बात करें, सो दैट वुड बी दी लेवल ऑफ इनकम, ऑलराइट। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1 व्हेन, एपीसी जो है वो 1 से ग्रेटर कब हो सकता है, ठीक है। हमें ये बताना है कि एपीसी की वैल्यू हमें पता है कि 1 से ग्रेटर हो सकती है, लेकिन एपीसी की वैल्यू 1 से ग्रेटर कब हो सकती है, वो पर्टिकुलर सिचुएशन आप लोगों को यहाँ से बतानी है।
सो वी नो APC इज इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय Y होता है, ठीक है। अब अगर मान लो कंजम्पशन आपका है 200, इनकम आपकी है 100, तो ऐसे केस में आपका APC कितना निकलेगा, 2 निकल जाएगा। ये क्या है, ये आपका ग्रेटर देन 1 है। अगर इसी केस को मैं उल्टा ले लूं कि मान लेते हैं कि हमारा जो कंजम्पशन है दैट इज 100 एंड आपका जो आपकी जो इनकम है दैट इज 200, तो ऐसे केस में आपका जो APC है वो कितना निकल जाएगा, 0.5 निकल जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर आपका कंजम्पशन आपकी इनकम से ज्यादा होगा तो इन दैट केस APC जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगी, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो इसके हिसाब से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इनकम। क्या ऐसे ही कुछ हमने देखा, ऐसे ही देखा ना कि कंजम्पशन क्या होगा, आपकी इनकम से ज्यादा होगा। बी वाला है द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनकम, ये गलत है। द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन इज लेस देन द वैल्यू ऑफ इनकम, ये भी गलत है। द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन डज नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ इनकम, ये भी क्या है, ये भी गलत है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन ए, दैट इज द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इनकम, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। इफ MPC is equals to 0.75 then MPS will be, बहुत ही ईजी है, 1.0.75 कर दो तो MPS निकल जाएगा, दैट वुड बी 0.25। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है मैच दी 2 कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन। कोड्स ये है मतलब कि आपको करेक्ट पेयर चूज करना है। देखते हैं क्या गिवन है। फर्स्ट है आपका MPC माइनस MPS इज इक्वल्स टू 0, MPC डिवाइडेड बाय MPS विल बी लेस देन 1, MPC plus MPS is equals to 1 and MPC into MPS is more than 1। कहीं पर भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा रिलेशन हमें पता है। MPC plus MPS कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। दैट मीन्स कि ये जो 3 वाला जो हमारा कोड है या 3 वाला जो हमारा पेयर है वो क्या होगा, वो सही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन सी, दैट इज 3, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इनकम टू गिवन इंक्रीज इन। जो मल्टीप्लायर है वो किस चीज का रेशियो है, इंक्रीज इन इनकम टू गिवन इंक्रीज इन। क्या लेते हैं हम लोग, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सो इंक्रीज इन इनकम गिवन टू दी गिवन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन सी, दैट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व इज ऑलवेज, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व हमेशा कैसा होता है, ये बनाते हैं हम लोग ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व को, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। सो और हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस नेगेटिवली रिलेटेड टू इनकम एज अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन ऑलवेज इक्वल टू इनकम। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, योर ऑप्शन ए, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन्वेस्टमेंट इज एन एडिशन टू। इन्वेस्टमेंट जो है वो किसका एडिशन है या वो किस में एडिशन होता है, सप्लाई, करेंट स्टॉक, कैपिटल स्टॉक, सेविंग। जो इन्वेस्टमेंट इज इन एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, ठीक है। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 1 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू कितनी होगी, ये पर्टिकुलर चीज हमें क्या करना है, बताना है। इसकी जगह पर MPS लिख दें क्या, ज्यादा अच्छे से कैलकुलेशन कर पाएंगे। अगर MPS को मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाऊं और 1 को अपने राइट हैंड साइड पर ले आऊं तो MPS इज इक्वल्स टू 1 आ गया। MPS 1 है, इसका मतलब कि MPC की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 है तो दैट मीन्स कि MPC की वैल्यू हमारे पास में कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन सी, दैट इज 0, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। मैच द 2 कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन। देखते हैं ये दोनों कॉलम्स को, देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट वाला इज प्लान्ड सेविंग, द सेविंग्स इंटेंडेड एंड रियलाइज्ड ड्यूरिंग अ पीरियड। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है रियलाइज्ड, दैट मीन्स एक्चुअल में हो गया। प्लान्ड क्या होता है, एक्चुअल में हो गया वो हम नहीं बताते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है प्लान इन्वेस्टमेंट्स, सो रियलाइज्ड सेविंग इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। पहली चीज तो रियलाइज लिख दिया, वही गलत। दूसरी चीज है इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वहां पर सेविंग की बात की जा रही, वो गलत हो गया। एक्चुअल सेविंग्स, सो द इन्वेस्टमेंट, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सेविंग्स की बात कर रहे हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट लिख दिया, चीज क्या हो गई, वहीं पर ही हमारा ऑप्शन क्या है, गलत हो जाता है वो। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, सो रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हम क्या बोलेंगे कि ड्यूरिंग अ ईयर जो रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट है वो कितना है। तो D4 जो है वो होगा आपका क्या, करेक्ट वाला ऑप्शन, दैट इज योर ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, D4, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर।
an economy is at full employment and AD is greater than AS, what will be the impact on price level in such an economy? ठीक है, एक इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर है और AD, ऐसे केस में जो AD है वो क्या हो रहा है, वो AS से ज्यादा हो गया है, तो इसका जो इम्पैक्ट है प्राइस पर वो कैसा होगा? अब हमें बहुत अच्छे से पता है अगर AD ज्यादा हो जाता है किससे, AS से, तो इसकी वजह से प्राइस पर क्या इफेक्ट होगा, प्राइस विल राइज, है ना, प्राइस क्या होने लगेगा, प्राइस ज्यादा होने लगेगा, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गई तो अगर एग्रीगेट सप्लाई है तो प्राइस बढ़ने लगेगा, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन ए, दैट इज राइज। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड इकोनॉमी डिसाइड्स टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, व्हाट माइट बी द प्रोबेबल रीजन फॉर सच अ स्टेप? ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इकोनॉमी डिसाइड कर रही है या इकोनॉमी में डिसाइड किया जा रहा है कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो बढ़ाई जाए। अब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को बढ़ाने से क्या पर्टिकुलर जो है इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है कि क्यों जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को बढ़ाने की बात की जा रही है? ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है वो हमें बताना है। ऑप्शन है आपके पास में, इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती नहीं बल्कि कम कर देती। ठीक है, तो ये चीज यहीं के यहीं क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। एक्सेस डिमांड गलत है तो इन्फ्लेशनरी गैप भी क्या हो गया, यहीं पर ही क्या हो गया, आपका गलत हो गया। सी है आपका, इकोनॉमी वांट्स टू इंक्रीज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, और डी है इकोनॉमी वांट्स टू डिक्रीज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ाने से आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पर, स्पेशली चलो आउटपुट छोड़ो, एम्प्लॉयमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा अगर जो है आपकी इकोनॉमी में अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ती है तो। वैसे तो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर वर्क कर रही है लेकिन स्टिल अगर हम उसमें बोल रहे हैं कि भाई थोड़ी बहुत कहीं पे जगह हो, ओके, अब क्वेश्चन ऐसा आ गया तो हमें अजम्पशन अपने मन से ही लेने पड़ेंगे कि हाँ हो सकता है कि कुछ जो फुल एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड है वो भी वर्क करने लगे। ठीक है, ये हम इसमें जो है आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं, हालांकि हमें यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं बिकॉज इट इज अ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंगली वैसे ले सकते हैं, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है इंक्रीज होने से एम्प्लॉयमेंट कम नहीं होने वाला है, सो अकॉर्डिंगली आपका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल जो है हमें, या फिर हम बोले कि बेस्ट अल्टरनेटिव लग रहा है इन सारे ऑप्शंस में से, तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एन इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इट्स एएस इज लेस देन एडी, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल फिस्कल पॉलिसी मेजर फॉर सच एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर है और एएस क्या है, लेस देन है एडी से, दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो इसमें हमें बताना है मोस्ट सुटेबल बताना है पॉलिसी मेजर जो कि इकोनॉमी में किया जा सकता है कि ये जो एग्रीगेट डिमांड जो कि ज्यादा हो रही है उसे कम कर दिया जाए। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो क्या पर्टिकुलर मेजर्स लिए जा सकते हैं? ऑप्शंस आर रेजिंग वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय डिक्रीजिंग सीआरआर, बी है आपका रेजिंग कमर्शियल बैंक रिजर्व्स थ्रू परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, सी है रिड्यूसिंग टैक्सेस टू इंक्रीज हाउस होल्ड परचेसिंग पावर, एंड डी इज रिड्यूसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर टू रिड्यूस डिमांड। ठीक है, एएस इज लेस देन एडी, एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी हाई है, तो अब जो भी मेजर्स लिए जाएंगे वो ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे जिससे कि ये जो मनी सप्लाई है वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, उसे एक्सपैंड नहीं करना है, उसे कॉन्ट्रैक्ट करना है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी हाई है। तो इनमें से मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट कौन सा पर्टिकुलर मेथड हम बोल सकते हैं, कौन सा पर्टिकुलर पॉलिसी है जिससे किया जा सकता है, दैट वुड बी योर ऑप्शन डी, दैट इज रिड्यूसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर टू रिड्यूस डिमांड। ठीक है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसे रिड्यूस कर दिया जाए। अगर हम लोग बात करें रेजिंग कमर्शियल बैंक रिजर्व्स थ्रू परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, इस पर्टिकुलर चीज को समझो थोड़ा सा क्या लिखा है। कमर्शियल बैंक का जो रिजर्व है उसे बढ़ाना थ्रू परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज परचेज कर दी, कमर्शियल बैंक के पास में रिजर्व बढ़ गया, कमर्शियल बैंक के पास में पैसा बढ़ गया, तो अब कमर्शियल बैंक क्या करेगी, उसे जो है उसे लोन पर देगी। ठीक है, उसे लेंड करेगी, तो इससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये मुझे बी वाला पॉइंट ऐसा लगा जिसमें आप लोगों को डाउट हो सकता है। बाकी अगर सी देखें तो रिड्यूसिंग टैक्सेस, अगर टैक्सेस रिड्यूस होंगे तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़नी है। ठीक है, अगर रेजिंग वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट की हम बात करें सीआरआर को डिक्रीज करके, तो उससे भी मनी सप्लाई में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। सिर्फ आपका ऑप्शन डी है जिसकी वजह से हम ये बोलेंगे कि मनी सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, तो रिड्यूसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर टू रिड्यूस दी डिमांड। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर,
एन इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेस डिमांड सिचुएशन, ठीक है, एक इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेस डिमांड सिचुएशन पर है, सजेस्ट अ सुटेबल मॉनेटरी पॉलिसी मेजर टू ब्रिंग द इकोनॉमी एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है, दैट मीन्स एक्सेस डिमांड है तो उसे हमें जो है इस सप्लाई के इक्वल करना है वापस। तो क्या जो है इनमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी मेजर जो है वो हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है? एक्सेस डिमांड है मतलब कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करवाना पड़ेगा, सो रिड्यूसिंग एक्सेस कैश रिजर्व्स विद कमर्शियल बैंक। बी है आपका एनकरेजिंग बोरोइंग्स ऑफ कमर्शियल बैंक, सी इज एनहांसिंग द क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक एंड डी इज इंक्रीजिंग एक्सेस कैश रिजर्व विद कमर्शियल बैंक। क्या होगा करेक्ट? दैट वुड बी है कि कमर्शियल बैंक के पास में जो रिजर्व है उसे कम कर दो। अगर कमर्शियल बैंक के पास में रिजर्व कम होगा तो अल्टीमेटली उसकी वजह से कमर्शियल बैंक कम मनी लेंड कर पाएंगी, अल्टीमेटली मनी सप्लाई जो है वो कंट्रोल में आएगा या वो जो है उसमें हम लोग कंट्रैक्शन देख सकते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोअर इंटरेस्ट रेट्स आर लाइकली टू डिक्रीज कंजम्पशन, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, एनकरेज सेविंग एंड इंक्रीज बोरोइंग एंड स्पेंडिंग। अगर लोअर इंटरेस्ट रेट है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? कंजम्पशन डिक्रीज होगा? नहीं। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगा? नहीं। एनकरेज सेविंग, क्या उससे सेविंग एनकरेज की जाएगी अगर लोअर इंटरेस्ट रेट है तो? नहीं। क्या होगा उससे? इंक्रीज बोरोइंग एंड स्पेंडिंग। इंटरेस्ट रेट कम है तो अभी ज्यादा जो है हमारा कॉस्ट नहीं लग रहा है तो हम जो है बोरोइंग्स बढ़ाएंगे, स्पेंडिंग्स बढ़ाएंगे, तो ऑप्शन डी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिस्कल मेजर ऑफ करेक्टिंग डेफिशिएंट डिमांड? डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए फिस्कल मेजर क्या है इनमें से? इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज इन टैक्सेस, बी है आपका डिक्रीज इन पब्लिक डेप्थ, सी इज डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। फिस्कल मेजर ऑफ करेक्टिंग डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड है उसे हमें करेक्ट करना है तो उसके लिए जो है मनी सप्लाई को एक्सपांड करना है, बढ़ाना पड़ेगा। अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो जो आपकी मनी सप्लाई है वो एक्सपांड होगी। डिक्रीज इन पब्लिक डेप्थ से भी वही होगा और डेफिसिट फाइनेंसिंग से भी मनी सप्लाई एक्सपांड होगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? यार ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। Then comes to next question, match the two columns and select the correct answer from the codes given, ठीक है। फिर से हमें देखना है कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो सेम, वो सही पेयर आपका बन रहा है। इन्फ्लेशनरी गैप, डिक्रीज इन बैंक रेट, डिफ्लेशनरी गैप, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, फिर आपका एक्सेस डिमांड, रिड्यूसिंग कैश रिजर्व रेशियो एंड डेफिशिएंट डिमांड, बाइंग सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो अब डिमांड को बढ़ाना है तो दैट मीन्स मनी सप्लाई को बढ़ाना है। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय किया जाएगा तो उनके बदले जो मनी है वो इकोनॉमी में आएगा तो इससे मनी सप्लाई बढ़ेगा। डेफिशिएंट डिमांड में मनी सप्लाई बढ़ाना है, बिल्कुल, तो ये चीज क्या है? ये सही है। एक्सेस डिमांड में अगर आप सीआरआर को कम कर दोगे तो उसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज होगा और एक्सेस डिमांड में मनी सप्लाई को कम करना है, इसलिए ये गलत है। डिफ्लेशनरी गैप में हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना है, डिफ्लेशनरी गैप में आप सिक्योरिटीज को बाय करोगे, सेल नहीं करोगे, तो ये चीज भी गलत। और इन्फ्लेशनरी गैप में बैंक रेट को इंक्रीज किया जाएगा बिकॉज ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, दैट मीन्स ऑलरेडी एक्सेस डिमांड चल रहा है, तो अगर बैंक रेट डिक्रीज होगा तो इसकी वजह से मनी सप्लाई और ज्यादा इंक्रीज होगी जो कि सही नहीं रहेगा। तो आपका यहाँ से करेक्ट पेयर कौन सा बना है? D4 वाला जो है वो आपका करेक्ट पेयर बना है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा योर ऑप्शन डी, दैट इज D4, ठीक है। देन आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से जो है हमारे पास में जो पेयर वाला क्वेश्चन है वही आया है, देखते हैं क्या है। y is equals to c divided by I, c plus s is equals to c plus I, c is equals to 1 divided by MPS and s is equals to 1 divided by MPC। क्या है आपका यहाँ पर सही ऑप्शन? बी वाला, c plus s is equals to c plus I, ठीक है। दिस इज व्हाट as is equals to AD, या फिर आप इसे यहाँ पर ये बोल सकते हो इनकम। इनकम या तो आप सेव करते हो या आप कंज्यूम करते हो, तो y is equals to AD, इक्विलिब्रियम वाले पर ये चीज होती है। बाकी अगर A, C और D को देखा जाए तो ये वाला जो रिलेशन दिया है ये कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में इक्वल पे आपका नहीं आता है, तो दैट मीन्स आपका जो B2 है दैट वुड बी योर करेक्ट पेयर, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? योर ऑप्शन बी, दैट इज B2, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से मैच वाला है, मतलब कि आपका जो पेयर वाला है वो आ जाता है। देखते हैं क्या गिवन है। डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, दोनों ही चीजें बहुत अलग अलग बात कर रही है। एक सीआरआर की बात कर रही है, एक मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात कर रही है, ठीक है।
डिक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, क्रेडिट एक्सपांशन। अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से क्रेडिट एक्सपांड होगा। क्या ये बात सही है? यस, ये सही है, राइट। अगर SLR को कम किया जाएगा तो उसकी वजह से जो कमर्शियल बैंक है वो ज्यादा लेंड करेगी, तो जो क्रेडिट है वो एक्सपांड होगा, ठीक है। देन परचेज सिक्योरिटी, इंक्रीज इन टैक्सेस, ये फिर से दोनों अलग अलग जो है कंटेक्स्ट में बात की जा रही है। और अगर हम लास्ट वाला देखें, डेफिशिएंट डिमांड, इंक्रीज इन पब्लिक बोरोइंग, तो अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो पब्लिक बोरोइंग जो है उससे क्या होगी? उससे बढ़ेगी, राइट। यस, ये वाला जो पर्टिकुलर है कि अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो पब्लिक बोरोइंग इंक्रीज होगी, तो ये पर्टिकुलर जो है ये भी हमारे पास में सही दिख रहा है हमें। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, वो कभी कभी हो जाता है स्टूडेंट्स की, जैसे कि आपके क्वेश्चन पेपर में भी जो है मिस्टेक्स हो जाती है ना कभी कभी, वैसे यहाँ पर हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो आपका बी और डी दोनों ही चीजें क्या हो रही है? सही हो रही है। अब अगर ऐसा आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो करेक्शन के लिए आ जाते हैं। बाकी यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया कि बी एंड डी दोनों ही चीजें क्या हो रही है? दोनों ही चीजें हमारे पास में सही ऑप्शन बता रही है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बी और डी दोनों ही ऑप्शन वुड बी दी राइट ऑप्शन, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है? असर्शन को पढ़ना है और ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। फिर हम रीजन को पढ़ेंगे, बताएंगे ट्रू है या फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू निकलते हैं तो फिर हमें ये चेक करना है कि क्या जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है आपके असर्शन को। अगर हाँ तो आपका ऑप्शन ए वुड बी दी करेक्ट, अगर नहीं तो ऑप्शन बी करेक्ट बनता है। या फिर इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती है? आपका असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। एंड इसके अलावा एक और हो सकता है कि असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में ये जो आपके चार ऑप्शन है ये हमेशा सेम ही रहते हैं। ऑल राइट, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। असर्शन गिवन है, इफ consumption function curve coincides with 45 degree line, it would imply that the amount of consumption is equal to the income at every level of income, ठीक है। यह आपका इनकम है और इसी लाइन पर जो है आपका कंजम्पशन भी क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। तो यह आपका ये बता रहा है कि जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, उतना ही आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अगर इनकम आपकी 100 रुपीज से बढ़ रही है तो आपका कंजम्पशन भी 100 रुपीज से बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कोइंसाइड कर रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बेसिस पर चल रहे हैं, ठीक है। जितनी इनकम उतना कंजम्पशन। सो ये आपका जो असर्शन है वो क्या है? वो आपका ट्रू है। रीजन में लिखा है इन दिस केस विद द इंक्रीज इन इनकम कंजम्पशन वुड आल्सो इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, ठीक है। ये जो सेम अमाउंट वाली चीज है वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया आपको यहीं पर ही बिना रीजन को पढ़े, तो वो भी क्या है? हमारा ट्रू है, ठीक है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और इज इक्वल टू इनकम एट एवरी लेवल ऑफ इनकम हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो सेम अमाउंट से जो है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑल राइट, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Assertion है there are two important concepts of propensity to consume, the one being the average propensity to consume and the other marginal propensity to consume, ठीक है। हमारे पास में दो propensity to consume है, एक है आपका APC और MPC, दोनों सही है। यस, बिल्कुल सही है, ये चीज ट्रू है। They should be carefully distinguished for they are equal in some cases but different in others। ये दोनों जो है आपके, ये आपको जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ना जरूरी है। डिफरेंस जो है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ना जरूरी है। दैट मीन्स वी कैन से कि इनकी जो डिस्टिंग्विश है वो प्रॉपरली किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सेम रहते हैं कुछ केसेस में और अदर जो है डिफरेंट रहते हैं कुछ केसेस में। क्या ये बात सही है? ये से बिल्कुल सही है, और ये इसी के बारे में बात कर रहा है। तो आपका असर्शन भी ट्रू है, आपका रीजन भी ट्रू है, और आपका जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपका ऑप्शन ए वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, आई होप सो ये जो सारे क्वेश्चंस थे ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं ऑफ आवर चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर हम लोगों ने एमसीक्यूज कर लिए हैं कंप्लीट। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे अपने शॉर्ट आंसर्स को ऑफ द सेम चैप्टर, एंड फर्दर जो है लॉन्ग आंसर्स भी हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। आई होप सो कि ये पर्टिकुलर जो वीडियो था या ये जो पर्टिकुलर हमारे क्वेश्चन थे ये सारे आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, दैट इज ये जो सारे वीडियो लेक्चर्स हैं ये आप लोग एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज www.magnetbrains.com, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है वहां से भी आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो मैग्नेट ब्रेन्स जो यूट्यूब चैनल है वहां पर भी जो है आपको ये सारे वीडियोज बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।